नमस्कार। आकाशवाणी समाचार जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं सुदर्शन नाहर आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस यानी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा के बारे में चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत को। शेखावत साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं समाचार वाचक सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान का गठन विभिन्न रियासतों को मिलाकर किया गया, तो ये किस प्रकार हुआ और इस काम में किन हस्तियों का विशेष योगदान रहा? ये पूरा का पूरा राजपूताना था और राजपूताना में रियासतें थी जी और जागीरदारों का राज था। आजादी के बाद ये सोचा जाने लगा कि इनका एकीकरण किया जाए और एक संयुक्त राजस्थान का गठन किया जाए। पहले राजपूताना के नाम से था और फिर धीरे धीरे सरदार पटेल जी और मेनन, उन सब लोगों ने मिलकर जी राजस्थान के जितने भी राजे रजवाड़े थे उनसे बात करना शुरू किया। जी सबसे पहले उन्होंने भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली ये इनको एक किया और 18 मार्च 1948 को मत्स्य प्रदेश का गठन किया। जी फिर उसके बाद में 25 मार्च 48 को बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा ये रियासतें थी। जी इन रियासतों का एकीकरण किया। फिर मेवाड़ को शामिल किया गया, जो 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ स्वतः इस संघ में शामिल होने को तैयार हो गया। और फिर 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने जयपुर में सिटी पैलेस के सर्वतोभद्रा सभागार में सबसे पहले यहाँ के महाराजा थे मान सिंह, उनको राज प्रमुख की शपथ दिलाई। जी और फिर राज प्रमुख ने प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल जी शास्त्री को शपथ दिलाई। उस समय मंत्रिमंडल भी बनाया गया, जो 4 किस्तों में बना जा करके प्रेम नारायण माथुर, सिद्धराज ढड्डा, वेदपाल त्यागी, रघुवर दयाल गोयल, भूरेलाल बया, मथुरादास माथुर, फूलचंद बाफना, मान सिंह कछावा, शोभाराम, ये इस तरह के लोग इस पूरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। और रियासतों का जो सामंतों के प्रतिनिधि के रूप में राव राजा हनूत सिंह को इसमें शामिल किया गया। जी ये कार्यक्रम सिटी पैलेस के सर्वतोभद्रा सभागार में हुआ और 10:40 पर रेवती नक्षत्र में राजस्थान का ये गठन शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसी दिन से जो राजपूताना था वो राजस्थान के रूप में परिलक्षित हो गया। जी और उसपे भी बड़ी घटना है कि सरदार पटेल जब 29 मार्च को दिल्ली से रवाना हुए हवाई जहाज से, तो शाहपुरा के पास उनका हवाई जहाज खराब हो गया था। तो पायलट ने उस हवाई जहाज को एक सूखी नदी में उतार। जयपुर में लोग इंतजार कर रहे थे। सारे जितने भी प्रजामंडल के और कांग्रेस के नेता थे वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सरदार पटेल आए ताकि तय हो कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। माणकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुकाड़िया, मथुरादास माथुर, ये उस समय के जो दिग्गज नेता थे वो इसी प्रयास में थे कि वो किसका नाम बताएंगे और कैसे क्या तय होगा और सुबह क्या कार्यक्रम होगा। लेकिन सरदार पटेल आए नहीं। जयपुर में बड़ा हंगामा मच गया कि आए कैसे नहीं। उस जमाने में केवल टेलीफोन की थोड़ी बहुत सुविधा थी। दिल्ली बात की कि पटेल साहब तो हवाई जहाज में रवाना हो गए जी, लेकिन वो हवाई जहाज उनका उतारना पड़ा। शाम को 7 बजे होटल में आए, जब यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग थे जो सुबह राजस्थान का गठन होने वाला था उन सबको चैन और सुकून मिला। सुबह फिर जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान का रेवती नक्षत्र में 10:40 पर यह गठन हुआ। एक चीज और हुई उस समय कि एक वो जमाना था सामंतवाद का जमाना, जागीरदारों का जमाना। उस जमाने में प्रजा का कोई भी व्यक्ति उगाड़े माथे नहीं रहता था, सबको पगड़ी बांध के रहनी पड़ती थी। और जब सिटी पैलेस में जा रहे हैं तो वहां तो बहुत ही जरूरी था। तो वो पहला मौका था जब अधिकांश लोग बिना पगड़ी पहने हुए सिटी पैलेस में पहुंचे और ये इस तरह 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। शेखावत साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान दिवस मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है?
ये राजस्थान के लोगों को ये पता पड़े कि राजस्थान दिवस क्या है जी। और राजस्थान दिवस के बारे में लोगों को बताया जाना जरूरी है कि ये राजस्थान दिवस है जिस दिन लोगों ने गुलामी से मुक्ति पाई थी, क्योंकि राजस्थान सामंती व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था की जितनी भी गुलामी थी उस गुलामी से ग्रस्त था। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साफा बांधना भी जरूरी था और तरह तरह की बातें जो जागीरदारों के उस जमाने के कानून कायदे कुरब कायदे थे उसके हिसाब से लोगों को रहना पड़ता था, शोषण बहुत हो रहा था। और जब एकदम से राजस्थान का गठन हुआ और गठन होने के बाद में हीरालाल जी शास्त्री जैसे प्रजामंडल के नेता मनोनीत मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने एक चैन की सांस ली और उसके बाद में उनको ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में हम अब स्वतंत्र हो गए। जी। और फिर लोगों के दिमाग में ये कल्पनाएं आने लगी कि अब हमारा विकास होगा, अब हमको रोजगार मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा, हमें न्यायालय मिलेंगे। ये जब लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने फिर राजस्थान दिवस का दिल से स्वागत किया। शेखावत साहब, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसमें सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता भी बहुत है। कहीं अरावली की पहाड़ियां हैं तो कहीं मीलों फैला थार का रेगिस्तान है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता और विरासत है वो किस तरीके से इसे दूसरे राज्यों से अलग बनाता है। देखिए, 12 कोस में बोली बदल जाती है, 12 कोस में कहा जाता है, पानी बदल जाता है जी। तो राजस्थान जब ये दोनों चीजें हैं तो फिर राजस्थान में तो विभिन्नता सांस्कृतिक के रंग भरे हुए हैं जी। और रंग ऐसा भरे जहाँ थार की आपने बात की, रेगिस्तान की जी। वहाँ का संगीत अलग तरह की अलग जगाता है जी। और जब उस संगीत को सुनते हैं, उस संगीत की जब स्वर लहरियां उन टीलों के अंदर बहती हवा के बीच आती है तो लोग बड़े खुश होते हैं और वो उस संगीत को सुनना चाहते हैं। जो उस भपंग संगीत है, हाँ, भपंग है, कई तरह की कला है वो आज उभर कर सामने आई है। वैसे ही अब आप जाएंगे शेखावाटी में, वहां पर गींदड़ और चंग चल रही है इस समय होली के दिनों में जी। हर आदमी उल्लासित है। यही हालत उधर ब्रज प्रदेश की अलवर भरतपुर का जो इलाका है उसमें ऐसे ही माहौल, जहाँ कृष्ण की भूमि पर होली का, दिवाली का जो भी अपने कार्यक्रम आते हैं उनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। हाड़ोती में तो अलग होगी, मारवाड़ में आपको अलग जी। मारवाड़ की बोली मीठी लागे और राजस्थान की तो बोली बहुत मीठी है और इतनी मीठी है कि दुनिया में प्रसिद्ध है। और तीसरी, यहाँ के लोगों का व्यवहार, रहन सहन, शालीनता, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है जिसको पूरी दुनिया पसंद करती जी। सर, अभी जैसे जगह जगह फागोत्सव के आयोजन हो रहे हैं तो राजस्थान की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो पर्यटकों को इससे जोड़ती है? ऐसा है कि 1902 में महाराजा माधो सिंह जयपुर के थे, वो गए इंग्लैंड ओलंपिया जहाज में बैठकर। पहली बार था जयपुर का कोई राजा पानी के जहाज में गया, 45 दिन उनको लगे। जब वो यहाँ से गए तो यहाँ से कुछ पोस्ट कार्ड छपवा के ले गए जी। हवा महल का, जोधपुर के किले का, बीकानेर के किले का। और वो जब इस तरह का साफे वाफे पहन के लोग वहां गए और उन लोगों को इंग्लैंड के लोगों ने जब वहां पर देखा जी, यहाँ तो हवा महल जी, यहाँ पर तो जयगढ़ का किला है, यहाँ पर तोपे है जयगढ़ में, जोधपुर का क्या संगीत है, जोधपुर के क्या किले हैं, देखो ये बंद गले का कोट है और कैसे कमरखी बांधता है आदमी और धोती पहनते हैं, साफा पहनते हैं। ये जब राजस्थान का रंग पूरी दुनिया के अंदर पता चला जी, तो फिर धीरे धीरे लोग आने लगे, यहाँ पर्यटक आने लगा और उसको राजस्थान इतना पसंद आया कि उसने किले वगैरह देख लिए। देखने के बाद में भी उसके दिल में ये रहता है कि मैं यहाँ राजस्थान में किसी झोपड़ी में रहूं। आज जैसलमेर इलाके में कई लोग ऐसे पर्यटक हैं जो 3-3 महीने तक झोपड़ी में और किताबें पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं राजस्थान पर। कर्नल टॉड थे उस जमाने में, तो राजस्थान के गाँव गाँव में घूमे वो और घूम घूम कर उन्होंने राजस्थान का इतिहास, और जब उनका इतिहास वहाँ इंग्लैंड में और दुनिया भर में गया तो लोगों को मालूम पड़ा कि राजस्थान ये महाराणा प्रताप की धरती है जिसने कभी किसी के सामने झुका नहीं। ये राजस्थान महाराणा कुंभा की धरती है, सांगा की धरती है। और यहाँ की वीरांगनाएं, उनका जब सुना कर हजारों की तादाद में वीरांगनाओं ने जोहर कर ली। और फिर यहाँ लोगों की शालीनता, यहाँ का सांस्कृतिक वैभव, यहाँ बातचीत, बोली, पानी, रहन सहन, इसको जानने के लिए आज भी पूरी दुनिया उतावली बैठी है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम राजस्थान को देखें। जी। राज्य में जो आदिवासी लोगों का जीने का तरीका है वो किस तरीके का है, और अब जब भारत विकसित देश बनने जा रहा है
तो उसमें उनका क्या योगदान आप देखते हैं? देखो, ऐसा है कि आदिवासियों ने जितने भी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ उसमें भाग लिया जी। आदिवासी भीलों ने और इन्होंने, महाराणा प्रताप ने जब अकबर से टक्कर ली तब भी आदिवासी उनके साथ में थे, भील और आदिवासी हल्दी घाटी का सारे उनके साथ में थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि आदिवासी बिल्कुल आइसोलेटेड होते गए आजादी के बाद में। लेकिन अब जैसे अभी राष्ट्रपति जी वो भी आदिवासी इलाके की महिला है हमारे यहाँ, तो इनका जो सम्मान बढ़ा है, तो आदिवासी लोग विधायक बनने लग गए। ये जो जनतांत्रिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें अब धीरे धीरे यहाँ के आदिवासी भी आगे आने लगे हैं, कुरीतियों को छोड़ रहे हैं, पढ़ने लगे हैं, शिक्षा भी आने लगी है। आप जब आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो वहां पर आपको स्कूल मिलेंगे। पहले कुछ नहीं था, जंगलों में जानवरों को मारते थे और खाते थे। इस तरह का जो वातावरण था उनका, अब उनके अंदर नई चेतना आई है। इस नए युग के साथ में जैसे आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद में आदिवासियों के अंदर भी आज उनके मेले भरने लगे। मेलों में वो लाखों लोग जाते हैं और उनका जो का मेला कला और जो उनकी संस्कृति है, जब वो नृत्यांगनाएं वहाँ की ग्रामीण वेशभूषा में जब नाचती है तो वो कितना अच्छा लगता है लोगों को। मन भावक उनकी जो होती है डांस वगैरह, उसको दुनिया देख रही है। तो आदिवासी हमारे यहाँ के आगे बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से। सर, राज्य के आर्थिक विकास में वो कौन से स्टेप्स हैं जो इससे और आगे बढ़ाने में और तेज करने में मददगार साबित हो सकते हैं? पहले तो राजस्थान, ये देश आजाद हुआ जब लोगों को ये पता ही नहीं था कि धरती के अंदर पड़ा क्या है जी। धीरे धीरे जब पता लगा कि यहाँ पर पत्थर भी है, यहाँ फलानी जगह मार्बल निकल रहा है जी, कहीं पर कोई अलग तरह का तत्व निकल रहा है, खेतड़ी में तांबा निकल रहा है, तो उन्नति हुई, पत्थर की मांग बढ़ी, कपड़ा मिलें लगी। आजादी के पहले से ही जयपुर शहर के अंदर तो इतने सारे कारखाने लग गए। ये सारी जो मिलें लगने लगी राजस्थान में, सवाई माधोपुर का सीमेंट कारखाना, आज कई बंद हो चुके हैं ये हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो उद्योग है राजस्थान के वो प्रगति पर है। आज राजस्थान के लाखों की तादाद में लोग विदेशों में रहकर और अपना अच्छा काम कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं राजस्थान का जी। हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि राजस्थान की जो अलग अलग बोलियां हैं, गीत संगीत है, पहनावा है, ये किस तरीके से दूसरों को आकर्षित करने में काम कर रहे हैं? सही पूछा आपने ये कि पुराना जो पहनावा है वो अब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, फैशन बदल रहा है। फैशन के साथ में लोगों ने पगड़ी बांधना बंद कर दिया जी। रंग रंगीला, जब तीज का मेला भरता था तो पगड़ियों का रंग रंगीला समुद्र नजर आता था। महिलाएं हैं वो ग्रामीण वेशभूषा में जब गीत गाते हुए आती थी जी, कितना सुंदर लगता था। जैसलमेर, बाड़मेर, अलग अलग तरह की सांस्कृतिक मान्यताएं थी जी। उन मान्यताओं के हिसाब से वो आगे से आगे बढ़कर कर रहे थे। अब इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत। आज कपड़े का तरह तरह का उत्पादन हो गया, तो आदमी ने देखा छोड़ो अंगरखी को, अब तो शर्ट पहनना है। साफे को लोगों ने भुला दिया, शादी विवाह में पहनते हैं या किसी समारोह में पहनते हैं। तो अंगरखी है, धोती है, ये थोड़ा कम हो रहा है। जो राजस्थान का रंग दिखाई देता है थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, शहरीकरण ज्यादा बढ़ रहा है। शहरीकरण से गांवों के जो लोग हैं उनका शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, क्योंकि शहरों में सुविधाएं ज्यादा है। हालांकि गांवों में भी सुविधाएं कम नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाओ आपको सड़क मिलेगी। आज संपन्नता है और लोगों का जीवन सुखी से सुखी बनता जा रहा है जी। सर, इसी से जुड़ता मेरा एक प्रश्न और है कि राजस्थान दिवस से आमजन को जोड़ने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हर जिले में कार्यक्रम हो और इसका व्यापक रूप से प्रचार किया जाए जी। जो सरकारी विभाग है वो बताएंगे ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस है और ये क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर आप एक दिन का कोई कार्यक्रम कीजिए जी। लोगों से बात कीजिए, लोगों को बताइए। जितने भी अपने जनसंपर्क के साधन है उनके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, आज तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया, तो हर तरह से हमें राजस्थान की जो छवि है, छवि को बताना पड़ेगा, राजस्थान दिवस के बारे में बताना पड़ेगा जी। अब समय हमको और अनुमति नहीं दे रहा है। शेखावत साहब, कार्यक्रम में आकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, आशा है कि इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए भी उपयोगी साबित होंगी। अगले सप्ताह एक और विषय पर चर्चा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपको बता दें कि
कार्यक्रम प्रस्तुत करने में तकनीकी सहयोग दिया इंद्रपाल सिंह यादव और पंकज तिवारी ने, और कार्यक्रम प्रस्तुत करने में सहयोग दिया डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी ने, और प्रस्तुत करता है नीलेश कुमार कालभोर।